नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम कुर्सीनामा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विकास सक्सेना। चलिए कुर्सीनामा में सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण का मतदान लगातार जारी है। दूसरे चरण में अब तक 40% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है। आपको बता दें कि इस चरण में 9 जिलों की 55 सीटों पर मतदान चल रहा है। दूसरे चरण में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना समेत कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। इससे पहले 2017 में जब इन 55 सीटों पर चुनाव हुआ था तो बीजेपी ने 38 सीटों पर बाजी मारी थी। तो आपको बता दें कि सुबह 7 बजे से लगातार मतदान जारी है। लोकतंत्र का महापर्व है आज और विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण का मतदान आज सुबह 7 बजे से उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। लगातार लोग बढ़ चढ़कर इस लोकतंत्र के महापर्व में भागीदारी निभा रहे हैं, अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण की वोटिंग जारी है। इस चरण में 9 जिलों में मतदान हो रहा है, जिनमें सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, संभल, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, बदायूं और शाहजहांपुर की कुल 55 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। इनमें सबसे पहले सूबे में 7 चरण में संपन्न होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले दौर में 11 जिलों की 58 सीटों पर वोटिंग 10 फरवरी को हो चुकी है और अब दूसरे चरण का मतदान चल रहा है, जिसमें कुल 586 उम्मीदवार चुनावी मैदान में। सबसे अधिक 15 उम्मीदवार कांठ, बरेली, कैंट से हैं और शाहजहांपुर से हैं। दूसरे चरण में 8 विधानसभा सीटें आरक्षित श्रेणी में आती हैं। दूसरे चरण के चुनाव के लिए 12,538 मतदान केंद्रों पर 23,352 बूथ बनाए गए हैं, जहां पहुंचकर मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको यह भी बता दें कि इस चरण की 55 सीटों पर 2 करोड़ से ज्यादा मतदाता हैं। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण का मतदान जारी है। आखिर इस चरण में किसकी जीत के समीकरण बन रहे हैं? क्या दिग्गज अपनी प्रतिष्ठा को बचाने में सफल हो पाएंगे? चलिए इसे लेकर चर्चा की शुरुआत करें। हमारे साथ जुड़ रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस के चैनल हेड एसपी त्रिपाठी जी, एग्जीक्यूटिव एडिटर अमरजीत जी। तो आप दोनों का बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हैं हमारे सहयोगी निशांत चौरसिया भी हमारे साथ लगातार तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े। लेकिन पहले मैं रुक करूंगा त्रिपाठी सर आपका। जिस तरह से अगर बात की जाए सर, सुबह से 7 बजे से कड़कड़ा की ठंड से अगर हम बात करें, वहां से सूरज की पहली किरण के साथ मतदान शुरू हुआ और अब जबकि दिन का दूसरा पहर लग गया है, यानी कि 2 बज गए हैं घड़ी में और 40% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है। कैसे देख रहे हैं सर इस वोटिंग को, कैसे मानते हैं? निश्चित तौर पे देखिए, मैं बता दूं कि जो वोटिंग है, जैसे आपने इसके पहले जो 58 सीटों का चुनाव हुआ था उस दौरान भी लगभग इतने ही प्रतिशत वोट हुआ था। मैंने पहले भी कहा था कि अगर वोटिंग परसेंटेज 65 से ऊपर जाएगा, 70 के लगभग जाएगा, तो यह जो भी सरकार होती है, बीजेपी को हो, सपा को हो, उसके लिए फायदा होता है। और जो 58 सीटें पिछली बार हुई हैं चुनाव, उनमें 3% वोट कम हुआ है और अभी इसी समय लगभग 39-40% वोट हो चुका है। हमारे साथ अमरजीत जी हैं। अमर जी, आप तो उत्तर प्रदेश की राजनीति को बहुत अच्छे से जानते हैं। वहां पे जो इसके पहले वोटिंग परसेंटेज, जो मुझे मालूम है, मुझे अपनी जानकारी के अनुसार, कि कोई भी सरकार में जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो सत्ता पक्ष की ओर जाता है। और यहाँ पे वोटिंग परसेंटेज पिछली बार 63 था, जिससे घट के 61 आ गया था, 60 आ गया था। मुझे लगता है उससे नुकसान होगा और अभी 2 बज गए हैं और जो अधिकतम वोट जो पड़ने का समय होता है वो लगभग 4 से 5 बजे के बीच में ही होता है। लोग फुर्सत होकर वोट डालने जाते हैं। क्या लगता है कितने % तक जा सकता है? ये देखिए, मुझे जिस तरह से लगता है कि पहला अगर हम चरण को देखें तो लगभग पहले चरण में भी यही हाल था और सेम वही जो प्रक्रिया या सेम जो पैटर्न बोले, वही सेम पैटर्न हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। पहले में भी जो हम आंकड़ा रखे थे उससे कम ही प्रतिशत पहुंचा, जो कि हम आप जब डिस्कशन भी कर रहे थे तो यही बात कर रहे थे कि एक वोटर्स भी तो बढ़े होंगे कि हाँ, कि अपने वोटर्स बढ़े होंगे, उस हिसाब से प्रतिशत जो है वो उल्टा कम हुआ। और वही जो पैटर्न है वो हमें दूसरे चरण भी देखने को मिल रहा है। और बिल्कुल आपका कहना सही है कि इससे हमें लग रहा है कि जो मौजूदा सरकार है उसको यहाँ पे मुझे लग रहा है कि नुकसान हो सकता है, क्योंकि ये जो पैटर्न है वो सेम वही रिपीट कर रहा है और उसी ढंग से चल रहा है। और यहाँ पे जो फैक्टर है वो मैं आपसे बल्कि यहाँ पे सर जानना चाहूँगा कि सब लोग बोल रहे हैं कि मुस्लिम सीट है, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है,
लेकिन क्या आपको लगता है कि, मुझे लगता है कि जिस तरह से जो कैंडिडेट्स हैं, ज्यादातर मुस्लिम कैंडिडेट्स उतरे हैं, सबसे ज्यादा बसपा ने उतारे हैं, तो कहीं ऐसा भी तो हो सकता है कि मुस्लिम मुस्लिम कैंडिडेट लड़ जाए और कहीं बीजेपी भी बाजी मार सकती है? फायदा हो सकता है, बिल्कुल आपने कहा। तो मैं आपको बता दूं, कुल 55 सीटों में 78 मुस्लिम उम्मीदवार हैं, जिसमें सपा गठबंधन के 18 है, बसपा के 23 है, कांग्रेस के 21 है और ओवैसी ने भी खड़े किए हैं, उनके 15 हैं। तो ओवैसी को अगर आप माइनस भी कर दें, जैसा कहा जाता है कि ओवैसी का, चूंकि उत्तर प्रदेश के जो मुस्लिम आबादी है उन्होंने उनको एक तरह से नकार दिया है कि वोट कटौआ साबित हो रहे हैं, तो कांग्रेस और बसपा के जो 23 और 21 है, ये निश्चित तौर पे जहां सपा ने 18 मुस्लिम कैंडिडेट ये होंगे, वहीं पे इन्होंने दिया होगा। क्योंकि लेकिन सपा के साथ प्लस ये है कि मुस्लिम कैंडिडेट के साथ उनका यादव जो वोट है, वो मैं देख रहा था कि जहां कई ऐसी सीटें हैं, इनमें खासकर इनमें जो 54 सीटों 55 सीटों पे चुनाव होना है, उनमें यादव और मुस्लिम मिलाकर के 60% है। तो वो सीटें तो निश्चित तौर पे सपा को जाती दिख रही हैं। और आप देखे होंगे इतनी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनी थी, लेकिन इन सीटों में ये जो आंकड़े बता रहे हैं, आप खुद देख लीजिए आंकड़े क्या है। इस आंकड़े में कि सहारनपुर में 2 कांग्रेस ले गई थी, 1 सपा ले गई थी, बिजनौर में 6 ठीक थी बीजेपी, 2 सपा थी। मजबूत सपा सब जगह है। हाँ, सपा सब जगह है। और अगर हम मुरादाबाद की बात करें तो यहाँ पे आप देखिए कि सपा उल्टा 4 है, 4 सीटें हैं। जिस तरह का समीकरण इस बार बन रहा है और जिस स्मार्टली के साथ मुझे लग रहा है सपा यहाँ पे प्ले कर रही है, जाहिर तौर पे ये लगता है, त्रिपाठी जी आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? मुझे जो लग रहा है कि पिछली बार 38 सीट बीजेपी निकालने में कामयाब रही थी और सपा के पास 15 थी। इस बार आप कितना सहमत है? मुझे लगता है कि ये फिगर चेंज होगा और हो सकता है उलट भी सकता है। आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? बिल्कुल इत्तेफाक इसलिए रख रहे हैं कि जब नाराज मतदाता है, जब सरकार से नाराज होता है, वो वोट डोलने जरूर जाता है। एक होता है इनके समर्थक, भाजपा के समर्थक वो जितने, हालांकि इनका संगठन बहुत बड़ा है, इस संगठन में ये सारे अपने डोर टू डोर जाके वोट डलवा लेंगे। लेकिन तटस्थ जो मतदाता होता है वो सोचता है कि यार भाजपा सरकार बन ही रही है, छोड़ दो, या उधर जाना है। सपा के तो सारे वोट डल जाएंगे, मुस्लिम और यादव के, लेकिन जो वोट नहीं डलेंगे, अगर वोट परसेंट है, तो भाजपा के नुकसान होगा। और इन चीजों में कई ऐसी, जैसे पहले ही बताया कि करीब दर्जन भर ऐसी सीटें हैं इनमें 55 में से, जहां मुस्लिम और यादव मिलकर के 55-60 के लगभग वो सीटें जो आपने कहा उलट सकता है, बिल्कुल तो उलट ही सकता है। 38 और 15 उल्टा ना हो जाए। और भारतीय जनता पार्टी की जो अंदर खाने की खबर है वो ये है, वो भी मान रहे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनको नुकसान होगा, या किसान आंदोलन का भी फर्क पड़ रहा है। स्पेशली अगर हम इस दूसरे चरण की बात करें, क्योंकि पहले चरण में तो लगभग उन्होंने 53 सीट हासिल की थी, उसके बाद 2 चुनाव के बाद 2 सीटें और मिल गई थी। लेकिन जो ये भी एक पश्चिम का ही नीचे का भाग है, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें जरूर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती है। बिल्कुल निश्चित तौर पे पहले भी जब उस लहर में भी अगर देखा जाए तो यहीं से बहुत कांग्रेस की, सपा की, सब जगह सीटें हैं। कई जगह ऐसी भी हैं कि जैसे मुरादाबाद में सपा की 4 थी और 2 बीजेपी की थी, तो यहाँ मामला उल्टा पड़ सकता है। अच्छा, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बसपा हमें नहीं नजर आ रही है, जो ये बसपा के वोटर्स नहीं नजर आ रहे हैं, तो क्या ये जो बसपा के वोटर्स हैं, आपको क्या लगता है इसको भुनाने में बीजेपी कामयाब होगी कि सपा कामयाब होगी? बसपा के वोटर बीजेपी भुनान में कामयाब होगी, क्योंकि ये जो जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी ने एक इशारा भी मायावती जी ने किया है कि हम सपा को हराने में अगर बीजेपी की मदद होगी तो मैं कर दूंगी, हालांकि इशारा था, प्रत्यक्ष नहीं था, परोक्ष रूप से उन्होंने कहा था। और जो ये मुस्लिम प्रत्याशी जो दिए हैं सपा के, 4000 वोट काटे, 3000 वोट काटे बहुजन समाज पार्टी, काटेगी तो वो निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी। बिल्कुल सही। तो बसपा की जो, मैं आपको बता दूं, अन्न वितरण योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, वो जो बहुजन समाज पार्टी के वोट हैं, जाटो वोट हैं, उनकी तरफ कहीं ना कहीं उनके जो वोटर्स हैं वो काफी इन्फ्लुएंस हैं, क्योंकि उनको इस योजनाओं का लाभ मिला है, ग्राउंड लेवल पे बीजेपी के इन योजनाओं का उनको फायदा मिला है, तो वो कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ इन्फ्लुएंस है। बसपा वोटर्स की अगर हम बात करें, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की तरफ ही वो वोट जाएंगे, वो मुझे नहीं लगता है, क्योंकि वहां यादव जो है वो बाहुबली है, और जो बाहुबलियों से जो बसपा के वोटर हैं उनको बाहुबलियों से लड़ाई है उनकी। बाहुबली अगर ब्राह्मण और ठाकुर है तो यादव भी है,
तो वो यादव को तो नहीं देंगे वहां पे, मुझे लगता है। आपको मैं एक और जानकारी दे दूं, ये अपने दर्शकों को बता दें अभी तक कहाँ कितने प्रतिशत वोट हुआ है। बरेली में 39.1% हुआ है, सहारनपुर में 42.44% हुआ है, शाहजहांपुर में 35.4% हुआ है, मुरादाबाद में 41.94 है, अमरोहा में 40.86 है, रामपुर में 40.46 है, बिजनौर में सबसे कम 26.51 है, बदायूं में 35.55 है, संभल में 39.1 है। आप उत्तर प्रदेश को बहुत अच्छे से जानते हैं अमर जी, ये बिजनौर में 26.51 हुआ है, ये क्या इशारा कर रहा है? सबसे कम वही जैसे जैसे ही आपने बोला तो मैं इस आंकड़े को तुरंत, ये पेपर जो हमारे पास था इसको हम देख रहे थे जिसमें ये हमें 2017 का आंकड़े लिखे हुए हैं, तो बिजनौर में बीजेपी बहुत मजबूत थी। अब इस तरह से जो वोटिंग परसेंटेज है, और जो हम शुरू में बात कर रहे थे कि ये वोटिंग परसेंटेज अगर कम होगा तो मौजूदा सरकार को नुकसान होगा, तो वो साफ नुकसान देखने को मिल रहा है। बीजेपी बिजनौर में अच्छी खासी स्ट्रांग है, 6-2 एक तरह से कह ले, सपा 2 है यहाँ पे और 6 बीजेपी है, लेकिन ये जो वोटिंग प्रतिशत कम हो रहा है, मुझे लग रहा है ये एक अच्छे संकेत नहीं है कि बीजेपी अपने वोटर्स को वोटिंग बूथ तक पहुंचाने में यहाँ कामयाब नहीं हो रही है, जिस तरह से मुझे इन आंकड़ों को देख के लग रहा है। बिल्कुल अमर जी, निश्चित तौर पे हम चाहेंगे एक बार आप उत्तर प्रदेश चलते हैं, हमारे संवाददाता निशांत हैं वहां पे। एक और पॉइंट मुझे लग रहा था आपसे डिस्कस करना था कि आजम खान का जो पूरा मैटर था, मुझे लगता है अभी वो जेल में है, और जिस तरह से उनका जो ये गढ़ है, ये गढ़ आजम खान का गढ़ है, और मुस्लिम और यादव बाहुल्य कई ऐसे क्षेत्र हैं जिन पे 7% से ज्यादा वोटर्स हैं, तो मुझे लगता है कि ये भी एक सिंपैथी वोट उनको मिलेगा। निश्चित आजम खान सिंपैथी वोट, ऐसा भी होता है कई यादव और मुस्लिम वोट 2% 4% सही वोट नहीं डालने जाते हैं। आजम खान एक तरह से मुस्लिम संप्रदाय के पूरे नेता माने जाते हैं, मसीहा माने जाते हैं, और उनको अगर वोट जेल में बंद है तो सिंपैथी तो निश्चित तौर पर होगी। आपको याद हो बहुत पहले जब जनता लहर चली थी, जॉर्ज फर्नांडिस 4 लाख मतों से जीते थे जेल के अंदर रहते हुए। बिल्कुल। रामविलास पासवान जीते थे कई लाख मतों से, तो वो जेल में थे, इस कारण उनके साथ बहुत ज्यादा सिंपैथी थी। उसके बाद ये बड़े बड़े नेता कहलाए कि जेल से चुनाव जीत गए, और इस चुनाव में तो एक तरह से क्लियर भी हो गया है कि भाजपा और सपा लड़ रही है चुनाव आमने सामने, और हिंदू मुस्लिम वाला भी फैक्टर कहीं ना कहीं क्लियर हो गया है। सपा भी मुस्लिम और यादव पे और थोड़े बहुत अन्य उस पे खेल रही है, तो मुझे लगता है कि आजम खान वाला जो रोल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे। अमरजीत जी, आपसे और सर आप त्रिपाठी जी, आपसे भी मैं यही जानना चाहूंगा, यदि हम भाजपा को देखें तो टिकट वितरण में इस बार भाजपा अटैकिंग मोड में नजर आई, लगातार युवाओं को नए चेहरों को जगह दी गई है, और यदि रामपुर की यदि हम बात करें, जिस तरह से आप आजम खान को लेकर बातचीत कर रहे हैं, तो वहां से बीजेपी को इस बार आकाश सक्सेना को उतारा गया है। आकाश सक्सेना की भूमिका देखी जाए तो वो कई बार आजम खान को लेकर लगातार उनकी प्रतिक्रियाएं जो है वो सामने आती रही हैं। अब उनको लेकर आकाश सक्सेना को वहां उतारना बीजेपी के लिए कितना बड़ा गेम चेंजर रामपुर में साबित हो सकता है, आप दोनों से मैं ये जानने की कोशिश करूंगा। अमर जी, निश्चित तौर पे जैसा कि कहा जा रहा है कि आकाश सक्सेना, ये आकाश सक्सेना वही है जिनके कारण ये जेल गए हैं, और अब आकाश, और सबसे ज्यादा अब 80 से लगातार आजम खान चुनाव जीते, कभी नहीं हारे हैं, अजय रहे 80 से लगातार। अब ऐसी स्थिति में कितना साबित होंगे आकाश सक्सेना उनके सामने, जबकि उनके साथ सिंपैथी है, सारे वोट पड़ने हैं, मुस्लिम बाहुल्य सीट है, 55% है, यादव भी हैं, तो क्या होगा? देखिए, रामपुर की हम लोग बात कर रहे हैं, रामपुर में जो था बहुत मजबूत स्थिति पहले बीजेपी की नहीं थी, और 2017 में बीजेपी की पूरी तरह से अगर देखें तो लहर थी, और अभी जो समीकरण है वो पूरी तरह से चेंज हो गया है। मुस्लिम यादव एक हो गए हैं, और वो साफ देखने को मिल रहा है। स्पेशली हम जिस बेल्ट की, ये दूसरे चरण में उत्तर प्रदेश के जिस बेल्ट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत एकजुटता देखी गई है। और जो हम और आप अभी सर बात कर रहे थे कि आजम खान की स्पेशली जो बात कर रहे थे, तो रामपुर में उस बेल्ट में तो उनका वो रहता ही है, इफेक्ट रहता ही है, उनका वर्चस्व रहता ही है, लेकिन रामपुर में मुझे लगता है कि स्थिति ऐसी होगी, एक सीट बीजेपी जहां मुझे लगता है कि निकलने में कामयाब रहेगी। हम जो आंकड़ा अगर रामपुर का देखें तो 2 बीजेपी पिछली बार थी, 3 सपा थी, तो मुझे लगता है कि सपा यहाँ पे 4 हो सकती है और बीजेपी 1 पे रुक सकती है, क्योंकि ये जो सिंपैथी वोट बोल रहे हैं ये बहुत प्रभावशाली उनकी छवि रही है, और एक अलग ही इस बार कहें तो जुड़ाव उनसे लोगों का हो गया है। बिल्कुल
जी, मैं आपके पास लौटूंगा सर। हम एक अपडेट निशांत से भी ले लेते हैं। हमारे निशांत संवाददाता लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। निशांत, आपसे मैं यही जानना चाहूंगा, जबकि 2 बजे का समय हो चुका है, अब कितना उत्साह मतदाताओं में नजर आ रहा है? क्या वही कतारें अब भी नजर आ रही हैं मतदान केंद्रों पर? निशांत। बिल्कुल विकास, पहले से भीड़ बढ़ी है। सारे जितने भी बूथ सेंटर्स हैं वहां पे लगातार भीड़ का आना जारी है और वोटिंग भी लगातार तेजी से हो रहा है। सुबह सुबह से जिस तरीके से धीमे गति से शुरुआत हुआ, उसके बाद 9 बजे से 11 बजे, 11 बजे के बाद अब 1 बजे सीधे इक्वल में जा रहा है। सीधे 1 गुना से 2 गुना, 2 गुना से 3 गुना, 3 गुना के बाद अब 4 गुना। जो अभी 1 बजे तक जो तस्वीरें साफ हुई थी तो वो 4 गुना हो, पहले जो घंटे थे उस घंटे के अनुसार 4 गुना ज्यादा वोटिंग इस घंटे पड़े हैं, मतलब इस दरमियान 2 घंटों में पड़े हैं। तो जाहिर सी बात है कि पहले से ज्यादा वोटिंग देखने को लिए मिल रही है। एक बार और हम क्लियर करेंगे कि पूरे जो 55 सीटें हैं, जो 9 जिलों की 55 सीटें हैं, उनमें से 39.07% अभी तक मतदान हुए हैं। और अब जो अपडेट है, सहारनपुर में 42.44% तक अभी तक हो गए हैं। बिजनौर की बात करें तो 38.64%, मुरादाबाद 42.28%, संभल में 38.01%, रामपुर में 40.1%, अमरोहा में 40.9%, बदायूं में 35.35% और बरेली में 35.47%, शाहजहांपुर में 39.47%। ये 9 जिलों के आंकड़े हैं जो अभी जहाँ पे वोटिंग पड़ी है। सबसे ज्यादा वोटिंग सहारनपुर में पड़ी है 42.44%, और वहीं पे देखा जाए तो तकरीबन 35.57% बदायूं में वोटिंग हुई है। बदायूं को लेकर के जो है समाजवादी पार्टी ने शिकायत की है चुनाव आयोग से। वहां पे कहा जा रहा है कि आधार कार्ड से वहां पे वोट देने दिया जा रहा है, और बदायूं और सहारनपुर में संयुक्त रूप से उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है कि वहां पे आधार कार्ड के अलावा वहां पे महिलाओं को वोट देने नहीं दिया जा रहा है किन्हीं न किन्हीं कार्डों को लेकर के। तो वहां पे ये थोड़ा सा वोट प्रतिशत कम हुआ है। पिछली बार के तुलना में इस बार वोटिंग ज्यादा हो रही है, और ये सामान्यतः ये देखा जा सकता है कि 1 घंटे ज्यादा वक्त दिया गया है। कोविड को पहले भी मैंने बताया, तो 5 बजे के जगह 6 बजे तक होगा। यानी अगर किसी की तबीयत खराब है, किसी को ज्यादा बुखार है, या फिर ऐसे सिम्टम लग रहे हैं कि उनके अंदर कोविड की जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो उनको उस 5 से 6 बजे के बीच में उनको रोक करके। और निशांत, ये भी एक अच्छी खबर है कि दिन के 2 बज गए और अभी तक कोई ऐसी बड़ी घटना सामने नहीं आ पाई है। हम कुल मिलाकर कह सकते हैं कि शांतिपूर्ण ढंग से ये मतदान संपन्न कराया जा रहा है। मैं एक बार फिर अमरजीत जी आपके पास और त्रिपाठी जी आपके पास लौट रहा हूं। हम यदि इन सीटों को देखें तो यहां जाट और मुस्लिम बहुतायत में है, और ये वो सीटें हैं जहां हर राजनीतिक पार्टी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है, चाहे वो रोलिंग पार्टी हो या एंटी इनकम्बेंसी की बात हो। तो लगातार विपक्ष की तरफ से भी यहां पूरी जोर आजमाइश की गई है। लेकिन उसके बाद सर, कृषि कानून हो, गन्ना बकाया हो, मुजफ्फरनगर दंगे हो, या फिर कानून व्यवस्था की बात की हो, इन तमाम मुद्दों के बाद ये तमाम जो 55 सीटें हैं ये निकालना कितनी बड़ी चुनौती है? आप दोनों से ये मैं जानना चाहूंगा। जी देखिए, एक बड़ी चुनौती तो बिल्कुल है, और यहाँ पे जो सपा ने गठबंधन किया आरएलडी के साथ, मुझे लगता है कि ये एक उनका स्मार्ट मूव आएगा, क्योंकि स्पेशली ये दोनों जो पहला चरण निकल चुका है और दूसरा चरण में भी कई ऐसी सीटें हैं जहाँ पे जाट मतदाता हैं, किसान मतदाता हैं, और वो कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी थी, उसको इस गठबंधन से मुझे लगता है कि सपा भुनाने में कामयाब रहेगी। बाकी और हम एक बार सर से भी जानते हैं कि सर आपको क्या लगता है कि किस तरह से ये फायदा उठाने में कामयाब देखिए, ऊपरी तौर पे तो लग रहा है कि जैसे अगर जयंत चौधरी ने गठबंधन किया है तो जयंत चौधरी जाटों के नेता हैं, तो सारे जाट वोट चले जाएंगे। लेकिन आपको भी ध्यान होगा, आपने उस समय रिपोर्टिंग की थी, मुजफ्फरनगर में जो सांप्रदायिक तनाव हुआ था, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले अगर उत्तर प्रदेश में गैर कांग्रेसी कोई मुख्यमंत्री हुआ है, चौधरी चरण सिंह हुए हैं, और इसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बेल्ट से उन्होंने मुस्लिम और जाटों का एक गठबंधन तैयार किया था, और वो इतना सफल रहा कि अंत में फिर उनको गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बनाना पड़ा और चौधरी चरण सिंह मुख्यमंत्री बने। उस समय उन्होंने क्रांति दल बनाया था, बाद में धीरे धीरे उनके बेटे और ये जो भी है राष्ट्रीय लोकदल इन्होंने बना दिया। लेकिन उस मुजफ्फरनगर
का जो तनाव हुआ था वो जाटों और मुस्लिमों के बीच में हुआ था, तो वो गठबंधन टूट गया है। अब निचले स्तर तक जयंत चौधरी ने अगर अखिलेश यादव से किया है तो वो कितना मतदाता जाएगा आजकल। अब वो स्थिति रही नहीं, मायावती को छोड़ दें या नेहरू जी को छोड़ दें, अटल जी के नाम पे वोट पड़ जाते थे कि हमारा नेता उधर चला गया तो सारे वोट डल जाएंगे, वो स्थिति नहीं रही। मायावती जी जरूर अभी हैं कि अगर उनके कहीं नहीं जहां मतदाता है अगर वहां जाकर प्रचार कर दें, बोले इसको देना है तो वोट चले जाएंगे, लेकिन ये वो मतदाता हैं जो कम पढ़े लिखे हैं। लेकिन जाट में ऐसा नहीं है कि गरीब हो और कम पढ़े लिखे हो, तो वो कितना पलटते हैं ये तो खैर बाद में मालूम पड़ेगा। लेकिन जो एक आप भी बता रहे थे कि एक सर्वे टाइप का किया था, तो उसमें अभी भी 50% मतदाता, जैसे पिछली बार 100% जाट बीजेपी की तरफ गए थे, अभी 50% मतदाता बीजेपी के साथ हैं। क्या लगता है आपको? कहीं ना कहीं उनको कृषि कानून की जो नाराजगी थी और लखीमपुरी कांड की अगर हम बात करें तो वो एक नाराजगी लोगों के अंदर थी। हालांकि बीजेपी ने बड़ी कोशिश की इसको कम करने की, चाहे हम गन्ना कसीन के साथ खरीदी की बात करें उसको भी रेट बढ़ाया। उसके अलावा अगर हम देखें कई ऐसी सभाएं की, अभी जो लगातार मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की सभाएं हैं उसमें उन्होंने बोला कि हमें किसानों को मजबूत करना है। स्पेशली जो पश्चिम के बेल्ट में उनकी जितनी भी सभाएं हुई उसमें उन्होंने बोला गन्ना किसान को मजबूत करना है। और कुछ मुस्लिम फैक्टर जो हम यहाँ बात कर रहे हैं, उन्होंने मुस्लिम महिलाओं की 3 तलाक की बात की। तो बीजेपी भी अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, लेकिन मैं बिल्कुल सर आपसे इत्तेफाक रखता हूं कि जो एक तरफा किसान के जो वोट थे उसका वो एक तरफा तो इस बार चुनाव में नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो मैटर है ये थोड़ा बहुत तो प्रभाव डालेंगे उन पे। बिल्कुल अमर जी, जैसा आपने गन्ना किसान की बात कही है, हालांकि मुद्दा अभी भी बना हुआ है कि जो खरीदी समर्थन मूल्य पे गन्ना खरीदी हुई है उसका भुगतान अभी बहुत सारे लोगों को नहीं हुआ है। हाँ। लेकिन एक जो इन्होंने लगभग 50 रुपए समर्थन मूल्य बढ़ाया अखिलेश सरकार में जो थी, लेकिन मजबूरी है इनकी कि जो 350 तक की पहुंचाए हैं, इनका कहना 400 पहुंचाओ। अगर 400 अगर समर्थन मूल्य दे देंगे तो आप खुद समझते हैं निश्चित तौर पे चीनी शक्कर महंगी हो जाएगी, क्योंकि 1 किलो शक्कर बनाने में 1 क्विंटल बनाने में 480 रुपए खर्च होते हैं। अब 480 रुपए खर्च होते हैं तो 400 रुपए अगर समर्थन मूल्य दे देंगे तो मिल वाला या तो नहीं बढ़ाएगा तो मर जाएगा। वो इसलिए कि उसकी मिल है, बिजली का बिल है, मजदूर है, 80 रुपए का कौन वो करेगा? कौन? तो इनका कहना है कि बहुत सारी चीजें शक्कर निकालने में खीरी है, बहुत सारी चीजें और होती है, वो बेच के वसूले। अरे कौन फिर मिल डालेगा? या तो चीनी महंगी होगी या समर्थन मूल्य अगर बढ़ाते हैं, जैसा कई उनने अपने घोषणा पत्र में भी कहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने स्पष्ट तौर पे नहीं कहा कि हम कितना बढ़ाएंगे। 400 की बात और पार्टियों ने की है, कांग्रेस ने की है, सबने की है। इसमें एक और बहुत विशेष बात है, जैसा आपने कहा कि जो 3 कानून वापस हुए हैं तो पहले तो 1 साइडेड किसान इनसे नाराज थे, बिल्कुल कारण कुछ गए हैं। लेकिन जब व्यक्तिगत बात आती है कि जब सांप्रदायिक तनाव, जिसके घर से कोई मरा होगा, नुकसान हुआ होगा, वो फिर चाहे समाजवादी या जयंत चौधरी कितना भी गठबंधन कर दें वो नहीं जाने वाला है, वो बीजेपी की तरफ जा सकता है। क्या कह रहे हैं? वो जिसकी व्यक्तिगत क्षति जिसको हुई होगी जी, वो बिल्कुल नहीं भूलेगा, जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं। लेकिन एक चीज और है यहाँ पे, मुझे लगता है त्रिपाठी जी की, अगर हम लोग बात कर रहे थे कोरोना काल की भी बात कर रहे थे कि इतने लोग हमारे बीच नहीं रहे, जो लोग गुजर गए इस कोरोना के 2nd वेव की अगर हम बात करें, तो ये भी लग रहा था कि बीजेपी को इसका नुकसान देखने को मिलेगा। लेकिन अब जो दौर आ गया है, लोग इंस्टेंट हो गए हैं, तुरंत बदल जाते हैं, तुरंत भूल जाते हैं। तो मुझे लगता है कि अब कितना ये प्रभाव डालते हैं। और एक खास तो बात और है कि अगर हम इस चुनाव की बात करें, काफी व्यक्तिगत कैंडिडेट के ऊपर भी डिपेंड करता है। वो व्यक्तिगत कैंडिडेट जो है वो कितना प्रभावशाली है, वो अपने क्षेत्र में कितना लोगों को जोड़ रखा है, या जो सरकार की योजनाएं हैं या जो सरकार की जो मंशा है वो अपने लोगों तक कितने तक पहुंचाने में कामयाब है, वो भी काफी हद तक इस चुनाव में मुझे लगता है डिपेंड करेगा। निश्चित तौर पे, जैसे कई सुरेश खन्ना है जो वित्त मंत्री हैं, वो 8 बार से चुनाव जीत रहे हैं, 9वीं बार मैदान में है, और शाहजहांपुर से हैं, मुस्लिम आबादी भी वहां काफी है, तो वो 8 बार से चुनाव जीत रहे हैं। तो व्यक्तिगत लोकसभा जो होता है वो पूरी तरह से पार्टी बेस होता है। विधानसभा में आप कह सकते हैं कि 60% पार्टी, 40% व्यक्तिगत, और पार्षद वगैरह के चुनाव 60% व्यक्तिगत और 40% पार्टी बेस होता है। एक तरह से पूरा भी व्यक्तिगत बोल सकते हैं कि पार्टी। तो इसमें 4 मंत्री भी मैदान में हैं। अब देखते हैं उनका क्या है। सबसे बड़ी बात की ये धन सिंह सैनी, जो आपको ध्यान हो कि
अभी छोड़ के जो मौर्य के साथ छोड़, ये मंत्री थे, ये अमरोहा से चुनाव लड़ रहे हैं। अब ये देखना है कि ये समाजवादी पार्टी में क्यों गए, हो सकता है वहां मुस्लिम और यादव वोट हो, इस कारण चले गए कि अगला चुनाव ही ना हार जाए बीजेपी से। ये सब बड़े नेता हैं, ये सब लहर समझ जाते हैं कि कहां से जाना है, कहां से नहीं जाना, नहीं तो कभी नहीं जाते मंत्री रहते हुए। क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य का भी अगर हम पुराना आंकड़ा देखें तो यही था कि उनको जब पता चल जाता था कि भाई ये इसमें मेरी जीत होगी तो वो उस पार्टी में जाके और मंत्री पद ले लेते। हालांकि इस बार उनको मौका नहीं मिला, लेकिन जैसे आप धर्म सैनी की बात कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि बिल्कुल वो समीकरण समझ गए थे और लहर को समझ गए थे। अपने सीट की बात करें तो वो उस तरफ करवट ले रहे हैं। लेकिन ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जैसे अगर पिछली बार 58 और ये 55 सीटें हैं, पिछली बार 53 थी इनके पास और 38 अभी भी हैं, तो ले जाकर के करीब 91 सीट होती हैं। तो 91 सीट बीजेपी के पास थी, 58 और 55 को जोड़ दें तो सीधे सीधे 113 सीटों में। इसमें से तो कम तो निश्चित होगा। देखिए, विपक्ष के पास खोने कुछ नहीं है, इनके पास खोने को बहुत कुछ है। तो एक और महत्वपूर्ण बात बता दें विकास, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, इस 55 सीटों में कुल 586 उम्मीदवार हैं, जिसमें से 147 पर आपराधिक प्रकरण दर्ज है, 113 पर गंभीर आपराधिक प्रकरण दर्ज है। बिल्कुल। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट आगे क्या संज्ञान लेता है, आप खुद सबसे बता सकते हैं। क्योंकि जब चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जब चुनाव आयोग ने घोषणा की थी, तो वहां पे पत्रकार भाइयों के यही सवाल थे कि कई ऐसे आपराधिक प्रकरण आते हैं या चुनाव के दौरान भी ऐसी कुछ चीजें होती है, लेकिन जब चुनाव हो जाता है कोई कार्रवाई नहीं होती। तो मुझे लगता है कि ये पॉइंट जो नोट किया है, इसका भी एक अहम रोल रहेगा। और बीजेपी इसको किस तरह से भुनाती है या सपा इसको किस तरह से भुनाती है, ये उस पर ज्यादा निर्भर करेगा। लेकिन एक चीज है अमर जी, आप इसमें ज्यादा अच्छा बता सकते हैं कि हर बार जब चुनाव होते हैं तो निश्चित तौर पे कहीं बलवा हो रहा, कहीं मर्डर हो रहा, गोली चल रही। इस बार आपने देखा होगा कि इस तरह की शिकायतें नहीं आ रही हैं। आपने बहुत लंबे समय तक उत्तर प्रदेश चुनाव देखे। जी देखिए, इसके लिए मैं बोलना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी और योगी बिल्कुल इसी बात को वो कैश कर रहे हैं कि पिछले जो उनका कार्यकाल रहा है उसमें यूपी में एक भी दंगे नहीं हुए, और वो जो दंगा का है वो सिर्फ सपा के ऊपर मढ़ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं फैक्ट भी है कि कोई दंगे नहीं हुए, और उसी चीज को लगातार बीजेपी के जो भी आला अधिकारी, बीजेपी के जो भी मंत्री हैं और लोग हैं, वो अपने अपने लेवल पे ये कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो सुरक्षित आपको उत्तर प्रदेश मिल रहा है, दंगा मुक्त मिल रहा है, भय मुक्त मिल रहा है, तो वो भी फैक्टर मुझे लगता है कि यहाँ पे काम कर रहा है। और ये बड़ा आपने जो पॉइंट उठाया, ये बड़ा वैलिड पॉइंट उठाया कि चुनाव के दौरान तो आचार संहिता रहती है, यहाँ सब इंडिपेंडेंट रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी इस चुनाव में लड़ाई झगड़ा दंगा, हालांकि पहले चरण की अगर हम बात करें तो कई जगह सपा और बसपा के प्रत्याशी आमने सामने हुए, लेकिन उतना ज्यादा जो हावी नहीं हो पाए। तुरंत चुनाव आयोग ने या लोकल प्रशासन ने तुरंत उस पर काबू पा लिया। तो ये एक बड़ा फैक्टर मुझे लगता है। लेकिन यहाँ पे मैं सर एक चीज और बात करना चाहूंगा कि चुनाव प्रतिशत की बात जो हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि आज वोटिंग का दिन है और मतदान जिस तरह से चल रहा है और जो पैटर्न है वो फर्स्ट फेज की तरह सेकंड फेज में भी रिपीट हो रहा है, और अभी मुझे लगता है कि थोड़ी देर में अगला आंकड़ा आ जाएगा। और ज्यादातर देखा गया है कि 4 बजे तक, जैसे पिछली बार की अगर हम बात करें फर्स्ट फेज में 4 बजे तक ही वोटिंग, जो मुख्य वोटिंग हुई थी वो हुई थी। उस पर बहुत ज्यादा अगला 1 घंटा मुझे लगता है कि निर्भर करने वाला है कि किस तरफ ये करवट लेगा। और जाहिर तौर पे जो ये कई जगह, जैसे हम बिजनौर की बात कर रहे थे कि 26% केवल 38 हो गया, लेकिन उस हिसाब से जैसे बाकी आंकड़े हैं उस हिसाब से अभी भी नहीं बढ़ा है। तो इस पे बहुत कुछ निर्भर करेगा कि जो चुनाव मतदाता है वो उस दिन क्या सोच के वोटिंग करता है, कि अपना मतदान किसको देता है, उस पे बहुत कुछ निर्भर करता है। और जिस तरह से ग्राफ जा रहा है, आपको क्या लगता है सर कि क्या ये, मुझे लग रहा है ये 65 के करीब चला जाएगा। 7 बजे चुनाव आयोग एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, 6 बजे जो वोट टलते हैं उससे करीब 2 से 2.5% वोट बढ़ जाया करता है, क्योंकि उस प्रोमाइसेस में जितने मतदाता पहुंच जाते हैं, भले रात में 10 बज जाए, उनके सबके वोट डलवाए जाते हैं। तो ये एक एवरेज ही होता है कि 2 से 2.5% जो ये बताएंगे कि इतने प्रतिशत वोट हुआ है, सुबह होते होते वो थोड़ा सा 2 से 2.5% बढ़ जाएगा, और ये हमें लगता है 65 के करीब ही जाएगा। तो ये था विकास, जो अभी हम लोगों को लगता है कि स्पेशली अगर हम वोटिंग प्रतिशत की बात करें, जैसा कि पाटिल जी ने भी बताया कि 65% तक वोटिंग परसेंटेज जो है वो पहुंच सकता है। तो मुझे लगता है कि तब पर भी जो
सिनेरियो है जो अगर हम बात करें पहले चरण का, लगभग उसी तरह का ही हमें पैटर्न देखने को मिल रहा है। बिल्कुल सर, आप जिस तरह से, मैं आपको बता दूं कि निशांत भी हमारे साथ संवाददाता जुड़े हैं, यदि आप दोनों उनसे कोई प्रश्न करना चाहे तो जरूर पूछें। लेकिन जिस तरह से अभी आप बीजेपी की स्ट्रेटेजी पे बात कर रहे थे, चाहे वो गन्ना को लेकर हो या तमाम चीजों को लेकर हो, यहां से एक प्रश्न मेरे भी जहन में है सर, उस पर एक संक्षिप्त में टिप्पणी आप दोनों से ही मैं चाहूंगा। बीजेपी ने, यदि हम इस क्षेत्र को देखें, इस बेल्ट को देखें, तो ये वो क्षेत्र है जहां लघु उद्योग के लिए लोग बहुत तत्पर दिखते हैं। लघु उद्योगों की अगर हम बात करें, और जैसे हम अगर उदाहरण को भी देखें तो रामपुर का चाहे वो चाकू हो, मुरादाबाद के बर्तन हो, शाहजहांपुर की जरदोजी हो या फर्नीचर के लिए ये एरिया माना जाता है। और इसके बाद बीजेपी ने एक स्ट्रेटेजी को लेकर बीजेपी सामने आई, चाहे वो सीएम योगी आदित्यनाथ हो, प्रधानमंत्री हो, उन्होंने अपनी रैलियों में यह जिक्र किया कि हम ओडीओपी यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को बतौर विकास ने भाजपा के विकास के तौर पर पेश किया है। इसकी यही वजह थी कि इन जहां अब 58 से 55 सीटों पर चुनाव चल रहा है, वहां लघु उद्योग बहुत ज्यादा है। तो ये स्ट्रेटेजी किस तरह से बीजेपी तैयार कर रही है कानून व्यवस्था को लेकर, इस पूरी स्ट्रेटेजी को कैसे देखते हैं आप? एक चीज विकास ने छोड़ दी, मुझे लग रहा है बरेली का झुमका भी छोड़ दिया जी। अलीगढ़ का ताला जी, अलीगढ़ का ताला, विकास का बरेली का झुमका। ये अमर जी, जैसे आप सब, आपकी क्या टिप्पणी है? फिर मैं इस पर बात को, जैसा उन्होंने कहा उद्योग को लेकर के क्या मुद्दा कितना रहेगा, जैसा बीजेपी कह रही है कि सरकारी नौकरी देना ही नौकरी नहीं है, अगर उद्योग खुले हैं तो उसमें भी नौकरी मिली है, कितना असर डालेगा? देखिए बिल्कुल, क्योंकि रोजगार का एक ऐसा मुद्दा रहा है जो पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं मुझे लगता है, या अगर हम पूरे देश की बात करें तो बीजेपी पे लगातार जो लोगों ने सवाल उठाया है, और मुझे लगता है विपक्ष को भी जो एक गैप मिला है वो रोजगार पे ही मिला है। उसकी परिभाषा अलग अलग ढंग से भले ही वो कर रहे हैं, लेकिन ये बात से मैं आपके बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं, केवल सरकारी ही नौकरी रोजगार नहीं होता, उद्योग की जैसा विकास भी बात कर रहे हैं। और स्पेशली उस बेल्ट में अगर हम देखें तो 60 से 70% जो है फर्स्ट फेज में एग्रीकल्चर वाले लोग थे, कृषि थे, और ये जो सेकंड फेज में आप बात कर रहे हैं जिस तरह से छोटे लघु उद्योग, बिल्कुल अगर इसमें इजाफा की जरूरत है, और अगर इजाफा होगा तभी जाके लोगों को, जो वोटर्स हैं, उनको एक सिक्योरिटी मिलेगी, जो एक हर आदमी को होता है, आत्मनिर्भरता। हालांकि बीजेपी ने जितने नारे दिए हैं, मुझे लगता है कि बहुत इन्हीं सारी दिशा में दिए, लेकिन कहीं ना कहीं एक कमी बीजेपी की तरफ से देखने को मिली है। निश्चित आपने जैसा ये उद्योग के बारे में तो आपने बता ही दिया है, काफी कुछ सुधरा होगा। कानून व्यवस्था बहुत बड़ा मुद्दा है, ये कानून व्यवस्था, और इसको लेकर योगी सरकार नंबर 1 पे, अगर कोई आप घोषणा पत्र में या अपने 5 साल के अच्छे कार्यों को गिनाते हैं तो योगी सरकार में कानून व्यवस्था को लेकर आपने देखा होगा, हफ्तागिरी, आप उत्तर प्रदेश से भी जुड़े हैं, हफ्तागिरी बंद हो गई, गैंगस्टर खत्म हो गए, ये वाली जो वहां पुलिस का खौफ आया है, आम आदमी 70%, अगर गैंगस्टर परेशान है तो मुश्किल से 2-4% प्रसन्न होते होंगे, 92% लोग परेशान उनसे होते हैं हफ्ता वसूली से, वो इनकी तरफ जा सकते हैं। कानून व्यवस्था सबसे बड़ा मुद्दा है जो मुझे लग रहा है। बिल्कुल, वहां पे जैसे कि मैं खुद उत्तर प्रदेश से आता हूं, जो हमारे परिवार के लोग हैं वो भी इस बात को मानते हैं कि अब वो थोड़ा सुरक्षित महसूस करते हैं। जो गुंडागर्दी, दादागिरी वो बोल रहे हैं, उस पर प्रभाव, जो एक डर का माहौल होता है कि प्रशासन, पुलिस की भी कुछ भूमिका है, वो देखने को मिली है, और इसी चीज को बीजेपी भी भुना रही है, और मुझे लगता है भुनाना भी चाहिए, क्योंकि एक उत्तर प्रदेश एक अपने आप में इतना बड़ा राज्य है, सबसे बड़ा राज्य है, और उसमें कानून व्यवस्था को, मुझे लगता है योगी आदित्यनाथ के लिए ये एक बड़ा चैलेंज भी था, लेकिन जिस तरह से उन्होंने काबू किया, ये वाकई में काबिले तारीफ है, और इसको बीजेपी अगर भुना रही है तो इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। निश्चित तौर पे आपने देखा होगा 1000-1500 से ऊपर इनकाउंटर किए गए हैं, और बीजेपी विपक्ष सामान्य तौर पे जो 12% ब्राह्मण वोट है उनको किसी तरह अपनी तरफ लेने के लिए बाकायदे, आपने देखा होगा, चाहे कांग्रेस प्रवक्ता हो चाहे सपा प्रवक्ता हो, ये लोग अपने जब भी बैठते हैं डिबेट में तो ये गिनाते हैं कि 647 इनकाउंटर ब्राह्मणों के हुए हैं। तो लोगों के मन में ये ना आए कि किसी पर्टिकुलर समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, वो ना हो, इसीलिए वो अपनी बात को क्लियर भी करते हैं कि वो गुंडा राज भय मुक्त कर रहे हैं, ना कि किसी को समुदाय को टारगेट कर रहे हैं। नहीं, वो जो विपक्ष है, चाहे सपा हो कांग्रेस, ये चाह रहे थे कि हम अगर ये आंकड़ा गिनाएंगे कि योगी राज में जैसा कहा छत्री राज चल रहा है, ठाकुरों के नहीं हो रहे, ब्राह्मणों के इतने सारे हो गए, तो ब्राह्मण, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। कानून व्यवस्था सुधरी है, चाहे जितना भी गिनाए, वो मुझे लगता है कि सवर्ण मतदाता फिलहाल जो है वो बीजेपी के साथ ही है।
और एक तरह से मैं कह सकता हूं कि पढ़ा लिखा भी मतदाता जो है, और स्पेशली जो ये कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं वो बीजेपी के साथ है, और वहीं जो थोड़ा नीचे तबके का जो वर्ग है, स्पेशली अगर हम बसपा के जो वोटर्स की बात कर रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ है। तो एक तरह से एकदम क्लियर हो गया है कि कौन किसके साथ है। अब बहुत कुछ डिपेंड करता है कि दिन में जो व्यक्ति जा रहा है मतदान करने, वो क्या सोच के बटन दबा रहा है, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। 10 मार्च को ही पता चलेगा। जी विकास, बिल्कुल। तो अब यही देखना है कि जो आखिरी का समय है उसमें ये प्रतिशत जो है इसमें कितना इजाफा हो सकता है। फिलहाल सर आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस तमाम चर्चा में शरीक होने के लिए, और जो पूरा एनालिसिस है हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया। साथ ही निशांत हमारे साथ बने हुए। निशांत, मैं आपसे जल्दी से जानना चाहूंगा, बहुत कम समय हमारे पास है, कि क्या कुछ अपडेट है, कितनी है संख्या में अब इजाफा हो रहा है, किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है? बिल्कुल ठीक उसी प्रक्रिया में सीधे अनवरत वहाँ पे वोटिंग जारी है। अगर पूरे 9 जिलों की बात करें तो लगातार वहाँ पे भीड़ बढ़ी हुई है। ये जैसा कि सर ने भी बताया कि अगला 1 घंटा बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। 4 बजे तक, मैक्सिमम 4 बजे तक बहुत बहुत महत्वपूर्ण होने वाले। मैक्सिमम वोटिंग हमेशा जो है 1 बजे से लेकर के 4 बजे के बीच में होता है। जो ऐसे लोग होते हैं जो कहीं और रहते हैं, किसी और काम से गए हुए होते हैं, कुछ और काम करते हैं, वो लौट करके जब आते हैं वोटिंग करने के लिए, वो तकरीबन 1 बजे से लेकर के 4 बजे तक, 5 बजे तक वोटिंग होती है। 6 बजे तक इस बार वोटिंग होनी है। 6 बजे तक जितनी भी ये जो भीड़ दिख रही है, कतारों में जो लाइनें दिख रही है, अगर वो 6 बजे तक अगर वो जो लाइनों में पहुंच गए हैं तो चाहे जितना भी वक्त लग जाए उनको वोटिंग करानी होती है। 7 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, तय होगा कि वो साफ हो जाएगा कि कितना प्रतिशत वोट इन सीटों पे पड़ा है। अभी तक अगर पिछली बार की बात करें तो यहाँ पे मतदान 65.5% हुआ था 2017 में, और इस मतदान में, और यहाँ की सीटों की बात करें तो 38 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में आई थी, 15 सीटें जो है समाजवादी पार्टी के खाते में, 2 कांग्रेस के खाते में आई थी। जाहिर सी बात है कि अगर वोट बढ़ते हैं भारतीय जनता पार्टी को काफी वहां पे फायदा देखने के लिए मिलेगा, और घटते हैं तो थोड़ा सा रास्ता आसान नहीं होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। थोड़ा कठिन दौर देखना पड़ सकता है भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल, राह 2022 की जो है वो इतनी आसान नहीं है। बहुत कुछ समय बदला है, आंकड़े बदले हैं, और जो प्रक्रियाएं हैं वो भी बदली हैं। इसलिए स्वराज एक्सप्रेस एक बार पुनः आपसे अपील करता है कि अभी तक आपने यदि अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया है तो घरों से निकलिए और वोट करिए। निशांत, फिलहाल बहुत शुक्रिया। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।